MTH 101 लेक्चर नंबर 25 से हम स्टार्ट करेंगे। लेक्चर नंबर 25 इंटीग्रेशन। अपने हैंडआउट्स पे पेज नंबर 171 देखें, वहाँ पे आपको डेफिनेशन मिलेगी इंडेफिनेट इंटेग्रल। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंटी डेरिवेटिव इज़ कॉल्ड एंटी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। किसी फंक्शन का जब आप डेरिवेटिव फाइंड कर चुके होते हैं तो डेरिवेशन फाइंड करने के अपोजिट मेथड को हम इंटीग्रेशन कहते हैं। तो इंटीग्रेशन को लिखने का मेथड कुछ इस तरह से होता है कि हम ये साइन यूज़ करते हैं, इस साइन को कहते हैं इंटीग्रल साइन। यहाँ पे फंक्शन दिया जाएगा, फॉर एग्जांपल मैं फंक्शन लिखता हूँ x और साथ में लिखा जाएगा dx। dx स्टैंड फॉर डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसका मेथड बहुत सिंपल होता है। मेथड पहले देख लें। जिसकी कोई पावर नहीं होती उसकी पावर 1 होती है। जब हम किसी को इंटीग्रेट करेंगे तो उसका रूल ये होगा कि आप फंक्शन की पावर में 1 ऐड करेंगे और सेम उसी पावर से डिवाइड करेंगे और प्लस c लिखेंगे। c स्टैंड फॉर कांस्टेंट। तो इसका आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस c। तो दिस इज़ द इंडेफिनेट इंटेग्रल ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू dx। तो कॉमन एग्जांपल कुछ और भी देख लें। जैसे मैं अब एग्जांपल थोड़ी चेंज करता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंडेफिनेट इंटेग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर। तो अब देखिए इसका रूल भी वही होगा कि हम पावर में 1 ऐड करेंगे। व्हाट इज़ द पावर 2। तो पावर में 1 ऐड करेंगे और उसी से डिवाइड करेंगे, प्लस c लिखेंगे कांस्टेंट का। तो इसका ओवरऑल आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस c। सॉरी, पावर यह आ जाएगा एक्स क्यूब ओवर 3। पावर में 1 ऐड किया, उसी से डिवाइड किया। तो आप इसको दो तरह से लिख सकते हैं इस चीज़ को, या तो ऐसे लिखा रहने दें, या जो 3 डिवाइड में है बटे के नीचे है इसको सेपरेट कर दें। तो सेपरेट जाकर भी ये 1 ओवर रहेगा। तो बाकी बचा एक्स क्यूब प्लस c। ये भी आंसर ठीक है, ये भी आंसर ठीक है। अगर आपका फंक्शन थोड़ा कम्प्लेक्स आ जाए, फॉर एग्जांपल अगर आपके दो फंक्शन ऐड हो रहे हों, लेट्स सपोज एक फंक्शन मैंने लिखा एक्स स्क्वायर और एक मैंने लिख दिया 5x क्यूब, और हम इन दो फंक्शंस को करेंगे इंटीग्रेट। तो रूल इसका वही होगा, इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। तो रूल्स आर द रूल्स वही होंगे कि आप पावर में 1 ऐड करेंगे और उसी से डिवाइड करेंगे। इन द सेम सेंस ये जो 5 होगा इसको आप इंटीग्रल साइन के बाहर लिखें क्योंकि ये कोफिशिएंट है। और बाकी बचा एक्स क्यूब dx। अभी इंटीग्रेशन ख़त्म नहीं हुई तो इसलिए मैंने प्लस c नहीं लिखा। तो ये आ जाएगा एक्स क्यूब ओवर 3 प्लस 5 इंटू। अब इसकी ऑलरेडी पावर 3 है तो हम क्या करेंगे, पावर में 1 ऐड कर देंगे और उसी से डिवाइड कर देंगे, प्लस c कांस्टेंट। तो ओवरऑल इसका आंसर आ जाएगा एक्स क्यूब बाई 3। इसको आप एज इट इज़ लिख दें 5x4 डिवाइडेड बाई 4 प्लस c। तो इंटीग्रेशन का बेसिक रूल ये होगा कि आपको जो फंक्शन दिया जाएगा आपने पावर में 1 ऐड करना है और उसी से डिवाइड करना है। और अगर कोई नंबर किसी फंक्शन से पहले आ जाएगा तो उसको आपने इंटीग्रल साइन के बाहर लिखना है। अपने हैंडआउट्स पे देखिए पेज नंबर 172, उसमें आपको टेबल नज़र आएगा। द लेफ्ट साइड दैट इज़ द डेरिवेटिव फार्मूलाज एंड द राइट साइड शोज़ द इंटीग्रेशन फार्मूलाज। तो लेफ्ट हैंड साइड में देखिए वहाँ पे लिखा होगा d ओवर dx ऑफ एक्स क्यूब। ये कंपैरिजन है, दो वैल्यूज़ का कंपैरिजन। तो देखिए एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या आएगा। डेरिवेटिव का रूल ये होता है कि पावर स्टार्ट में आएगी और पावर में से 1 माइनस करेंगे। ये डेरिवेटिव की बात हो रही है, डेरिवेटिव नॉट इंटीग्रेशन। दीज आर द डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव में हम क्या करेंगे, पावर स्टार्ट में पावर में से 1 माइनस कर देंगे। उसके बाद सेकंड देखें तो आपको नजर आएगा d ओवर dx ऑफ साइन x। साइन का डेरिवेटिव cos, tan का डेरिवेटिव सेकंड स्क्वायर एंड u रेज़ टू पावर 3/2 का डेरिवेटिव। लास्ट वन देखें, द डेरिवेटिव ऑफ u रेज़ टू पावर 3/2। तो इसमें हम पावर रूल लगाएंगे। पावर रूल स्टेट्स दैट पावर स्टार्ट में और पावर में से 1 माइनस करेंगे और u आया, आपको साथ u का डेरिवेटिव भी लिखना पड़ेगा।
तो 3/2 एज इट इज़ आ गया u। अब इसको करेंगे एलसीएम लेके सॉल्व। एलसीएम लेके जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1/2। तो ये हमने डेरिवेटिव फाइंड कर लिया, साथ में ये du/dx। तो डेरिवेटिव का रूल होगा कि पावर स्टार्ट में पावर में से एक माइनस, लेकिन जब बात की जाएगी इंटीग्रेशन की, इंटीग्रेशन इसका ऑपोजिट है। जैसे इसको देखें ज़रा, इस चीज़ को 3x², अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं तो वापस ये आंसर आना चाहिए, क्योंकि हमने कहा था कि डेरिवेटिव फाइंड करने का जो ऑपोजिट होता है वो इंटीग्रेशन होता है। ये ऐसा कह लें कि इंटीग्रेशन प्रोसेस डेरिवेटिव का ऑपोजिट है। तो अगर मैं इस पर इंटीग्रेशन अप्लाई करूँ तो मुझे क्या आंसर मिलना चाहिए, x³। तो इसको वेरीफाई करके देखते हैं। तो जैसे मैंने लिखा 3x², अब इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो इंटीग्रेशन का रूल आपको पता है कि पावर में 1 ऐड करेंगे, तो स्केयर था ना, स्केयर में 1 ऐड किया 3 आ गया, और उसी से हमने डिवाइड कर दिया प्लस c कांस्टेंट का। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा x³ प्लस c। और चूंकि c कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, आप इसमें 0 ऐड कर भी देंगे तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो रिजल्ट में आपका आंसर आया x³, और गौर करके देखेंगे वही चीज़ आ गई x³। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम इस चीज़ को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आंसर आएगा, ये आंसर आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप किसी फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करते हैं तो आपकी कोई वैल्यू आती है, जब आप उस वैल्यू की इंटीग्रेशन करते हैं तो वापस वही फंक्शन आ जाता है। तो इसलिए हमने कहा था द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंटी डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन, कि अगर आप किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं तो कोई आंसर आएगा, जब आप उस आंसर को इंटीग्रेट करेंगे तो वापस आपका फंक्शन आ जाएगा। तो इस तरह से ये एक दूसरे के ऑपोजिट कहलाते हैं। और राइट साइड में देखिए, वहाँ भी आपको लिखा हुआ नजर आएगा द इंटीग्रेशन ऑफ 3x² इज इक्वल टू x³। इसी तरह से कॉस की इंटीग्रेशन साइन होगी, सेकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन tan होगी, एंड 3/2 u⁻1/2 की इंटीग्रेशन u⁻3/2 होगी। तो पेज नंबर 172 पे देख लें, आपको कुछ एग्जांपल नज़र आएंगी जिसमें से हमने कुछ डील कर ली थी। जैसे x² की इंटीग्रेशन क्या होगी वो भी हमने देख लिया, x³ की इंटीग्रेशन क्या होगी वो भी हमने देख लिया, एंड द लास्ट वन इज द इंटीग्रेशन ऑफ 1/x⁵। इसको आप कर सकते हैं दो तरह से, इस चीज़ को आप दो तरह से कर सकते हैं। पहला मेथड ये है कि आप इस वैल्यू को ऊपर ले जाएं। अगर आप इसको बटे के बगैर लिखेंगे तो डेफिनेटली पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, एंड द रूल्स आर द रूल्स। तो रूल में हम क्या करेंगे, पावर में 1 ऐड करेंगे और उसी से डिवाइड करेंगे और प्लस c लिखेंगे कांस्टेंट का। तो ये बन जाएगा x⁻⁻4 डिवाइडेड बाय -4 प्लस c। तो इस 4 को थोड़ा सेपरेट करके लिख दें, तो देखेंगे 4 बटे के नीचे है, तो सेपरेट जाकर भी बटे के नीचे रहेगा, और बाकी बचा x⁻⁻4 प्लस c। एंड द लास्ट थिंग इज, अगर आपने किसी नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाना हो तो आप उसे बटे में ले जाएं, तो इसको बटे में ले जाएं, पावर 4 हो जाएगी, और ये हमारा आंसर आ गया। एक आखिरी चीज़ जो पेज नंबर 171 के लास्ट में लिखी है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम 5.2.3 से ऊपर आपके हैंडआउट्स में कुछ ऐसे लिखा होगा, द डेरिवेटिव ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ अ फंक्शन इज इक्वल टू द फंक्शन इटसेल्फ। अगर मैं उर्दू में कहूँ तो मैं इसका ये मतलब कहूँगा कि अगर आप किसी फंक्शन का डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन एट अ टाइम अप्लाई करते हैं तो डेरिवेशन और इंटीग्रेशन हमेशा आपस में कैंसिल हो जाएगी और बाकी बचेगा f(x). अगर मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन करूँ, आपको कॉमन एग्जांपल दूँ, तो आपको याद होगा कि अगर हम 5 को 1/5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, ये दोनों वैल्यूज़ आपस में कैंसिल हो जाएंगी, सिर्फ और सिर्फ वो बचेगा जो डिनोमिनेटर में ऊपर है, यानी कि 1 बचेगा। इसी तरह से अगर मैं a को b/a से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या रिजल्ट आएगा, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और बाकी बचेगा जस्ट b। क्यों? क्योंकि दे आर द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। तो इसी तरह से आप ये अंडरस्टैंड कर लें कि जहाँ पे भी इंटीग्रेशन आ जाएगी, किसी फंक्शन की इंटीग्रेशन आ जाए और उसका डेरिवेटिव आ जाए, तो आप कह लें कि ये दोनों एक दूसरे का ऑपोजिट है, तो डेरिवेशन और इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ वही बचेगा जो कैंसिल नहीं हुआ था। तो थ्योरम नंबर 5.2.3 देखें, उसमें लिखा हुआ है, आपको कुछ ऐसे नज़र आएगा, c इंटू f(x) एंड इंटीग्रेशन। उसने ये कहा कि अगर कोई कांस्टेंट किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो तो आप उसे इंटेग्रल साइन के बाहर लिख दें
और इंटीग्रेशन विल बी अप्लाइड ओनली ऑन द फंक्शन। जैसे यहाँ पे आपको याद होगा मैंने कहा था कि जब आप 5x³ को इंटीग्रेट करेंगे तो 5 इंटीग्रल साइन के बाहर निकल जाएगा और इंटीग्रेशन सिर्फ x पे अप्लाई होगी। तो इसी तरह से इसका भी वही मतलब है कि आप c को आउटर मोस्ट लिख देंगे और इंटीग्रल साइन में f(x) लिखा जाएगा। फिर यहाँ पे एक चीज़ गौर करके देखें, जब मैंने एग्जांपल की थी तो हमने कहा था कि जो इंटीग्रेशन होगी, इंटीग्रेशन विल बी अप्लाइड ऑन बोथ फंक्शन इंडिविजुअली। इंटीग्रेशन पहले पे भी अप्लाई होगा, इंटीग्रेशन दूसरे पे भी अप्लाई होगा। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि व्हेन टू फंक्शंस आर इन सम फॉर्म, अगर दो फंक्शन आपके सम हो रहे हों और दोनों की इंटीग्रेशन हो तो इंटीग्रेशन क्या होगी, इंटीग्रेशन विल बी अप्लाइड ऑन फर्स्ट फंक्शन प्लस इंटीग्रेशन विल बी अप्लाइड ऑन सेकंड फंक्शन। तो अगर दो फंक्शन प्लस हो रहे हों और उनकी इंटीग्रेशन हो तो इंटीग्रेशन दोनों पे अप्लाई होंगे वो प्लस ही। अगर वो माइनस हो रहे होते तो इंटीग्रेशन फिर भी दोनों पे अप्लाई होनी थी, लेकिन फिर उन्होंने आपस में माइनस होना था। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं द इंटीग्रेशन ऑफ सम ऑफ टू फंक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ देयर इंटीग्रेशन। तो पेज नंबर 173 देखें, एग्जाम्पल नंबर 4, उसमें है द इंटीग्रेशन ऑफ 4 cos ऑफ x। तो एक चीज़ याद रखें, ये जो x को ब्रैकेट लगा के लिखी होती है ये ज़रूरी नहीं होता, तो इसको ब्रैकेट के बगैर भी कंसीडर कर सकते हैं। तो रिकॉल करें ज़रा, इसी प्रॉपर्टी को हमने कहा था कि अगर फंक्शन से पहले कोई चीज़ आ जाएगी तो उसको कहाँ लिखा जाएगा, इंटीग्रल साइन के बाहर। तो इसलिए 4 को इंटीग्रल साइन के बाहर लिखेंगे। इंटीग्रेशन विल बी अप्लाइड ऑन ओनली cos x। और हमने कहा था कि cos x की इंटीग्रेशन होती है sin x, और जब आप इंटीग्रेशन ख़त्म करेंगे तो आप प्लस c लिखेंगे, c स्टैंड फॉर कांस्टेंट। एग्जांपल देखें इसके नीचे जो आपके हैंडआउट्स में है, द इंटीग्रेशन ऑफ x² प्लस x एंड dx। तो यहाँ पे दो फंक्शन ऐड हो रहे हैं, दोनों पे इंटीग्रेशन अप्लाई होगी, तो हम लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, और पावर में एक ऐड करेंगे उसी से डिवाइड करेंगे। इन द सेम सेंस पावर में एक ऐड करेंगे उसी से डिवाइड करेंगे, प्लस c स्टैंड फॉर कांस्टेंट, दैट इज आवर आंसर। उसके बाद है जनरलाइज्ड वर्जन ऑफ थ्योरम 5.2.3 b एंड c। देखिए मैं आपको आसान सेंस में समझा देता हूँ। यहाँ पे तो मैंने लिखा ना c इंटू एफ ऑफ एक्स। अगर आपके पास दो से ज़्यादा 10, 12, 20 हज़ार फंक्शन हो तो फिर आपका क्वेश्चन बनेगा c1 f1x प्लस c2 f2x प्लस c3 f3x एंड सो ऑन, चलता जाएगा। जो लास्ट वाला होगा उसको मैं कह देता हूँ cn fn इंटू x। और जब आप इसकी इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो c1 c2 c3, तो इंटीग्रेशन विल बी अप्लाइड ऑन एवरी फंक्शन। तो इंटीग्रेशन तो सब पे अप्लाई होगी, c1 पे भी, c2 पे भी, c3 पे भी एंड सो ऑन, लास्ट वाले पे भी। और यहाँ पे dx आएगा, जगह कम थी मैंने नहीं लिखा। तो c1 स्टार्ट में आ जाएगा, ये बनेगा c1 इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस c2 इंटीग्रेशन ऑफ, क्योंकि ये बाहर निकल गया, सेकंड फंक्शन प्लस अप टू सो ऑन। द लास्ट वन c1 भी आउटर मोस्ट आएगा, यानी cn इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा और सिर्फ फंक्शन इंटीग्रेट होगा। पेज नंबर 171 देखें एग्जाम्पल, उसमें आपको क्लियर नज़र आएगा। जो आपके हैंडआउट्स में एग्जाम्पल है मैं वही सॉल्व करूँगा। 3x रेज़्ड पावर 6 माइनस 2x रेज़्ड पावर 2 प्लस 7x प्लस 1 dx। अगर दो या दो से ज़्यादा फंक्शंस हों तो इंटीग्रेशन विल बी अप्लाइड ऑन इंडिविजुअल फंक्शन एज वेल। तो हम लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट dx, फिर आएगा अगला साइन दैट इज़ माइनस, फिर आएगा इंटीग्रेशन ऑफ 2x² dx, फिर आएगा प्लस, फिर आएगा इंटीग्रेशन ऑफ थर्ड फंक्शन dx एंड द लास्ट वन इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। तो चूँकि ये कोफिशिएंट्स हैं तो ये इंटीग्रल साइन के बाहर आ जाएंगे, बाकी इंटीग्रेशन विल बी अप्लाइड ऑन फंक्शन ओनली। इन द सेम सेंस 2 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन विल बी अप्लाइड ऑन फंक्शन ओनली। 7 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन विल बी अप्लाइड ऑन फंक्शन ओनली एंड द लास्ट वन इज द इंटीग्रेशन ऑफ 1। तो रूल्स आर द रूल्स, हम लिखेंगे पावर में 1 ऐड किया उसी से डिवाइड किया, इसी तरह से पावर में 1 ऐड करेंगे उसी से डिवाइड करेंगे।
तो पावर में 1 ऐड करेंगे, उसी से डिवाइड करेंगे। एंड द लास्ट मोस्ट चीज़ कि अगर आप 1 की इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 की इंटीग्रेशन x आएगी प्लस c कांस्टेंट का। मैं थोड़ी देर में बताता हूँ कि 1 की इंटीग्रेशन x क्यों आएगी। तो हैंडआउट्स पे देख लें, यही आपका आंसर होगा। अब थोड़ा इसको एक्सप्लेन करते हैं कि 1 की इंटीग्रेशन x क्यों होगी। इन अदर वर्ड्स आपसे ये पूछा, अगर मैं आपसे कहूँ कि 1 किसका डेरिवेटिव होता है तो आप कहेंगे कि 1 x का डेरिवेटिव होता है, तो इसका मतलब 1 की इंटीग्रेशन x होगी। लेट्स सपोज अगर आपका फंक्शन चेंज हो जाए, अगर यही होता 1 dy, अब मैं आपसे पूछूंगा कि अगर आप किसी फंक्शन को y के हिसाब से डिफ्रेंशिएट करते हैं तो 1 किसका डेरिवेटिव होगा, आप कहेंगे कि 1 y का डेरिवेटिव होगा। तो इसका मतलब dy की इंटीग्रेशन 1 की इंटीग्रेशन dy के हिसाब से y होगी। असल में आपसे जब इंटीग्रेशन का कहा जाता है तो आपसे ये पूछा जाता है कि बताएं फलां फंक्शन किसका डेरिवेटिव है। जैसे देखें, आपको बहुत अच्छे तरीके से याद होगा कि सेकेंड स्क्वायर tan का डेरिवेटिव होता है। तो इसका मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि सेकेंड स्क्वायर किसका डेरिवेटिव होता है तो आप फ़ौरन कह देंगे tan x। तो दूसरे लफ्ज़ों में आपसे मैंने ये पूछा कि सेकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होगी, तो आप कह देंगे tan x। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे लिखूँ cos x, अगर आपसे मैं ये पूछूं कि cos x किसका डेरिवेटिव है तो आप फ़ौरन कह देंगे cos x sin x का डेरिवेटिव है। तो इसका मतलब cos की इंटीग्रेशन क्या होगी, sin x होगी। तो जब आपसे पूछा जाए कि फ़लाँ फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा तो असल में आपसे ये पूछा जाता है कि वो किसका डेरिवेटिव है, जिसका डेरिवेटिव है वो चीज़ आपने लिखनी होती है। एंड द लास्ट वन इज़ किसी भी फंक्शन का स्क्वायर हो तो हम उसे रिपीट करके 2 टाइम्स लिख सकते हैं। इसको थोड़ा सेपरेट कर लें, कॉज ओवर इस साइन को सेपरेट कर दें। अब ये बटे के नीचे है तो अलहदा होकर भी बटे के नीचे ही रहेगा। 1 ओवर साइन वी नो दैट इज कोसिकेंट एक्स, और कॉज ओवर साइन होता है कॉट एक्स। इंटीग्रेशन साइन, अब देखिए नेक्स्ट स्टेप। अब आपसे पूछा जा रहा है कि कोसिकेंट एक्स कॉट एक्स किसका डेरिवेटिव है। असल में ये माइनस कोसिकेंट एक्स का डेरिवेटिव है। तो ये था हमारा लेक्चर। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो इस लेक्चर से रिलेटेड जो प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे वो आप अगली स्लाइड में देखेंगे तो आपको स्क्रीन पे नज़र आ जाएंगे। आप कोशिश करें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें, और जहाँ से कोई प्रॉब्लम हो तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है और ये मेरा फेसबुक लिंक है, तो आप मुझे यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि जो आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिए जाएंगे, अगर आप उनको क्लियर कर लेंगे तो VU में आपके लिए पेपर पास करना इंतहा ईजी हो जाएगा। तो कल इंशाल्लाह मैं अगला लेक्चर अपलोड करूँगा, लेक्चर नंबर 26। दिस इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर बिकॉज दिस इज़ रिलेटेड टू द चेन रूल। अगर आपने चेन रूल मिड टर्म में नहीं किया, मुझे लगता है आप लोगों ने नहीं किया होगा क्योंकि इस बार तो ग्रैंड क्विज हुए थे। तो अगर आपने चेन रूल नहीं किया तो पहले मैं थोड़ा चेन रूल का आपको एक्सप्लेन करूँगा, उसके बाद हम चेन रूल के बाद इंटीग्रेशन में चलेंगे लेक्चर नंबर 26। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।